हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आपका आंतरिक और आवासीय डिजाइनिंग यूनिट 6 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्थानों की योजना के सिद्धांत। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको मेरे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के नोट चाहिए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो। अगर आपने सितंबर शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो आप लोग इस बात को देख लें। जो ये सितंबर शिल्पी लिखा है, ठीक है, इसी के जस्ट सामने ये रेड कलर की बटन होगी, इसको सब्सक्राइब करना। ऐसे क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब ऐसा बन जाएगा तब आप ये जो बेल है इसको प्रेस करोगे। जब इस बेल को प्रेस करोगे तब आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो ये ऑल वाला ये बेल आइकन आपको प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे तो आपके स्क्रीन पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इससे आपका हो जाएगा ऐसे, इस तरह करने से आपको बेल आइकन आपसे प्रेस हो जाएगी और मेरी कोई भी वीडियो आती है नोटिफिकेशन मैं दूंगी, आपको तुरंत ही मिल जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते थे मैम लाइव आती है पर उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आपको ये करना होगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में पढ़ेंगे स्थानों की योजना के सिद्धांत। आपकी यूनिट 6 में है, नेट जेआरएफ की। तो देख लेते हैं। देखिए, स्थानों की योजना के सिद्धांत क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, जब स्थान योजना का निर्माण करते हैं उस समय क्या परिवार की जो इनकम है और उसकी जो ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थान की योजना बनाई जाती है। ठीक है, अब कोई भी मतलब घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या अपनी इनकम देख के बनाएंगे ना घर भाई। अब ये नहीं कि इनकम कम है घर बहुत बड़ा बनाने की सोच रहे, नहीं हो पाएगा। और साथ में परिवार की आवश्यकताओं, घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्या हैं, उनको ध्यान में रख के बनाओगे ना। तो स्थान योजना जो होती है उसके निर्माण के भी कुछ अपने क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, जिनका पालन कर सुंदर, सुदृढ़, मजबूत और कलात्मक सभी साधनों से परिपूर्ण भवन का क्या किया जा सकता है, निर्माण। ठीक है, सुंदर भवन का भी, ठीक है, सुंदर भी हो, मजबूत भी हो, सुदृढ़ भी हो। ठीक है, कलात्मक मतलब कुछ अट्रैक्टिव सा हो, ठीक है, कुछ अलग सा हो उसमें डिज़ाइन वगैरह। ठीक है, सभी साधनों से वो क्या हो, परिपूर्ण हो। ठीक है, ऐसे भवन का निर्माण किया जाता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत होता है, अगर इस सिद्धांत को पालन करेंगे तो अच्छा भवन बनेगा। तो देख लेते हैं, फिर अंदर इसके बारे में जानेंगे। सुंदरता, लागत, अभिव्यंजकता, एकांतता, ठीक है, वैधता, कार्यात्मकता, फर्नीचर व्यवस्था, कमरों का सामूहिकरण, इसमें आता है कार्य क्षेत्र, एकांत क्षेत्र और अतिथि क्षेत्र। ठीक है, परिवर्तनशीलता और आने जाने का रास्ता। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है सुंदरता, बिल्कुल सही, कि हर कोई अपना जो घर है वो सुंदर बनाना चाहता है, सुंदर लगे, कुछ अलग लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं है कि इंसान ये चाहे कि हमारा घर सुरक्षित हो। ठीक है, सुरक्षा के साथ साथ वो चाहता है कि वो पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया जाए, साथ में वो क्या हो, सुंदर हो। ठीक है, सुंदर हो, आकर्षण हो। ठीक है, कुछ जो भी आए कि वाह क्या डिज़ाइन है घर में, क्या कितना अच्छा बना है, ऐसा हो। ठीक है, मकान सुंदर और कलात्मक बने, इसका हमें ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें की सुंदरता की चाहत में मकान की जो उपयोगिता है, जो इम्पोर्टेंस, उसको कम ही कर दिया जाए कि बस सुंदर बनाते जाने पर जो मकान में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कम कर दें। नहीं, मकान की जो डिज़ाइन है, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो मकान की, इस तरह से होनी चाहिए कि आप घर की साफ सफाई है उसे आराम से अच्छी तरह से कर सको। ठीक है,
तो पहला है सुंदरता, ठीक है, सुंदर भी होना चाहिए और घर की साफ़ सफाई भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में डिज़ाइन भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बस ये नहीं सीधी सी फोकस बस सुंदरता पर लगा लिया, नहीं। फिर दूसरी है लागत, मेन पॉइंट आता है लागत। लागत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो एक आप ये समझो, जो आप नए हो, ठीक है, पर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छा सा अनुमान बता सकते हैं कि भाई एक मकान बनवाने में पूरा फिनिशिंग तक कितना पैसा लग सकता है, ठीक है, कितनी लागत लग सकती है। तो ठीक है, तो किसी व्यक्ति के जीवन भर की आय के चौथाई भाग से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। ये नहीं है अपनी आय का चौथाई भाग से, जीवन भर की आय का चौथाई भाग से आपको उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए कि पता नहीं जीवन की जितनी कमाई अपने मकान पर लगा दी और बैठे हैं, नहीं, ठीक है। और जो भवन निर्माण करते समय कुछ लागत का 20 से लेकर कम से कम 20 से लेकर 30% धनराशि उसके पास क्या होनी चाहिए, नगद रूप में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो मध्यम वर्ग के जो मकान का जो वो होते हैं, वो कितने, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो वो 500 स्क्वायर फुट ले लेंगे, 650 स्क्वायर फुट ले पाते हैं, भैया इतना ही ले पाएंगे ना मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अगर समझ लीजिए 500 स्क्वायर फुट का घर लेता है तो उसमें कम से समझ लीजिए 6 से लेकर आप समझ लीजिए 7 लाख तक का व्यय आ जाता है, खर्चा आ जाता है, लागत लग जाती है मकान बनवाने में। क्योंकि एक मीडियम इंसान का तो भैया ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा सोचता है, वो तो सोचता है मीडियम ही मकान मिल जाए, ठीक है, मीडियम ही ज़मीन बन जाए, उस पर हम घर बना लें। फिर आप बनवाओगे, फिनिशिंग दोगे, हर चीज़ करोगे, तो आप समझ लो एक घर पूरे अच्छे से बनने में 6 से 7 लाख रुपए लागत लग सकती है, ठीक है। फिर अभिव्यंजकता, तो इसका क्या है, देखिए क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग क्या होता है, नेचर होता है, व्यक्तित्व होता है, ठीक है। इसलिए मकान की डिजाइन बनाने से पहले परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, उनके विचार, उनकी इच्छाएं जान लेनी चाहिए। भाई जब मकान एक ही बार बनता है, जब आप ज़मीन लेते हो तो एक ही बार बनाओगे, ये नहीं है कि बना लिया 3 मंजिला, उसका तुड़वा रहे हैं, फिर आपने सोचा नहीं आप कुछ अलग से बनाते, नहीं, आप अपने घर में बैठो, बातचीत करो, उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी क्या क्या अच्छा है, मकान में क्या क्या बनवाना चाहिए, पूछो, बातचीत करके उनकी राय लो, ठीक है, उनसे विचार विमर्श करो। फिर क्या करो, एक रूपरेखा बनाओ, सबके व्यूज़ लो, सबके ओपिनियन लो, ठीक है, कि क्या क्या और सबकी राय है, ठीक है, और फिर एक रूपरेखा बनाओ, योजना बनाओ, उसके आधार पे काम करो। फिर एकांतता, ठीक है, हम मानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहना अधिक पसंद करता है, बिल्कुल समाज से अलग हट के रह ही नहीं सकता। परंतु क्या होता है कि हम लोग दिन भर काम करने के बाद या कुछ सबसे बातचीत भी कर लेंगे, पर कुछ टाइम अपने लिए भी चाहते हैं, कुछ टाइम हम एकांत में भी व्यतीत करना चाहते हैं, जिसमें हम विश्राम कर सके, ठीक है, थकावट मिटा सके, या अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है उसे कर सके, या अपने जीवन के बारे भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल हैं उनको प्राप्त करने के लिए योजना तैयार कर सके। एक एकांतता से क्या होता है कि मानसिक संतुष्टि मिलती है, आंतरिक शक्ति मिलती है, ठीक है, चिंतन करना, अध्ययन करने से, सोचने से, पूजा पाठ करने के लिए क्या हमें एकांतता चाहिए, ठीक है, अपने लिए वक्त निकालना, ठीक है। फिर वैधता, ठीक है, तो ये सिद्धांत है स्थान योजना का। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपके मकान में उपलब्ध स्थान है उसका कितना सर्वाधिक उपयोग कर सके, ठीक है, मतलब जगह, आपके घर की जो जगह है उसको बचा के उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। साथ ही आभास भी प्रदान करना कि जगह कम नहीं है। ये होता है कि मतलब आपकी जगह कम है, ठीक है, उसमें भी आप उसको इतने अच्छे से उपयोग कर रहे हो, ठीक है, कि आपको मतलब सारा काम भी हो जा रहा है, आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि जगह कम है, ठीक है। घर में स्थान का खुलापन होने से काम जो कमरा है वो साफ़ सुथरा और बड़ा लगता है, ठीक है।
अब घर बंदा बंदा बड़ा अजीब सा लगता है, चिड़ियाखाना लगता है। और आप ही समझो घर में बड़ी बड़ी खिड़की दरवाज़ा लगवा दो, खुला खुला सा हो तो घुटन नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मकान में आप ध्यान रखिए कि जो कमरे हो या गैलरी का क्या प्रयोग अधिक करना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है कार्यात्मकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परिवार अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मकान को ही मुख्य कार्यस्थल मानता है, क्योंकि अपनी जितनी भौतिक आवश्यकता है अपने मकान में ही पूरा करेगा भाई। जैसे वस्त्र पहनना हो गया, भोजन बनाना है, भोजन परोसना है, भोजन खाना है, स्नान करना है, वस्त्र धोना है, आपका विश्राम करना है, अध्ययन करना है, अपनी जितनी भी आपकी कलाएं उनको निखारना है। तो भाई इसके लिए दूसरे घर में तो नहीं जाएंगे ना, अपने घर में करेंगे ना। तो भवन निर्माण करते समय हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे डाइनिंग टेबल के लिए एक रूम बनवा ले, ठीक है, या किचन हो अच्छी बनवाए, ठीक है, जहाँ सिंक भी हो, ये सब चीज़ का ध्यान रखे, ठीक है। कि स्नान के लिए कमरा होना चाहिए, वस्त्र धोने के लिए अगर वॉशिंग मशीन रख रहे हैं तो बाथरूम इतना बनवाए कि वॉशिंग मशीन भी उसमें आ सके। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हमें इन कार्यों को करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें भवन निर्माण करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे भवन निर्माण करते समय, तो इससे क्या होगा, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ठीक है। भाई मकान में परिवार के लोगों को ही रहना है। अगर परिवार की विचार विमर्श करके मकान नहीं बनवाया जाता है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके अगर परिवार में बुजुर्ग है, ठीक है, या बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना मकान आपको, ठीक है। अब बुजुर्ग है भाई, इतनी बुढ़ापे में उनकी ताकत नहीं होती है कि भैया वो 3 बार जीना चढ़े और 3 बार जीना उतर के आए। उन्हें बस सब सोचते कि नीचे का पोर्शन का हो, कमोड वगैरह हो, हमें नीचे नीचे चढ़ना हो, बस वो, क्योंकि उनके कमर में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, ठीक है। तो क्या अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, ठीक है, हमें भवन निर्माण करना चाहिए, जिससे क्या होता है, सभी कार्य करने में सरलता होती है। फिर क्या आता है, फर्नीचर व्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मकान का जब नक्शा बनाते समय ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट होता है कि फर्नीचर किस कमरे में कहाँ रखा जाएगा। उसी के अनुसार क्या खिड़की दरवाजे की स्थिति निर्धारित की जाती है, ठीक है। मान लीजिए अलमारी, स्नान घर, ठीक है, और दरवाजे अलग अलग दीवारों पर व्यवस्थित हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए पलंग का अनावश्यक एक चक्कर लगाना पड़ जाता है, ठीक है, और जाने आने की दूरी बढ़ जाती है। फर्नीचर का चयन करते समय सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। जो आप फर्नीचर का चयन कर रहे हो सोच समझ के कर लो, ठीक है, कि हमें कौन सा फर्नीचर लेना है, कैसा लेना है, अलमारी कौन सी लेनी है, सोफ़ा कौन सा लेना है, ठीक है, खिड़की दरवाजे कैसे होंगे, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। फिर कमरों का सामूहिकरण। अब जैसे मान लो कमरा छोटा सा है, आप चाहते हो बहुत बड़ा सोफ़ा, तो छोटे कमरे में बड़ा सोफ़ा तो नहीं अच्छा लगेगा ना, कि पूरा एक जगह ही घेर ली। ऐसा सोफ़ा हो कि कमरे का स्पेस भी थोड़ा लगे और सोफ़ा भी आ जाए, कमरा सुंदर भी लगे, है ना। ये ना हो कि कमरा छोटा सा, सोफ़ा हाथी जैसा ला के रख दिया है। तो फर्नीचर व्यवस्था का भी ध्यान में अच्छी तरह से लगाना चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए, ठीक है। कमरों का सामूहिकरण। सामूहिकरण से क्या मतलब है इसमें, कि कमरों का परस्पर संबंध, जो विभिन्न कमरे हैं उनका एक दूसरे से संबंध, ठीक है। गृह निर्माण योजना में सामूहिकरण पर सूझबूझ के साथ विचार नहीं किया जाता तो आवास क्या होता है, असुविधाजनक हो जाता है, ठीक है। परिवार के सदस्यों को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। कमरों में आपस में पारस्परिक संबंध होना बहुत जरूरी है। घर में 3 समूह क्षेत्र होते हैं, मैंने बताया है, ठीक है, और इन्हें एक दूसरे संबंधित करना एक उत्तम आवास का क्या होता है, उद्देश्य होता है। पहला कार्य क्षेत्र, दूसरा एकांत क्षेत्र, तीसरा अतिथि क्षेत्र, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र कैसे, ठीक है, तो कार्य क्षेत्र में आपका जैसे रसोई घर कार्य कर रहे हो, भंडार गृह, चौक हो गया, बरामदा हो गया, ये सभी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एकांत क्षेत्र में आपका अध्ययन कक्ष, जिस एक बिल्कुल साइलेंस चाहिए इसमें, ठीक है, शयन कक्ष, सो रहे हो तो शोर शराबा ना हो, स्नान गृह, ये सब एकांत क्षेत्र में आते हैं। अतिथि क्षेत्र में क्या आएगा, बैठक हो गया, भोजन कक्ष हो गया, बाहरी बरामदा, बगीचा, ठीक है, ये सब होता
अतिथि कक्ष में, ठीक है। यदि बरामदा बैठक की अपेक्षा शयन कक्ष में खुलता है तो क्या होगा, वो असुविधाजनक होगा, ठीक है। अगर यदि बरामदा क्या होगा, बैठक की अपेक्षा शयन कक्ष में खुलेगा, बिल्कुल जो सो रहा होगा उसे डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक होगा ना। तो ये क्या असुविधाजनक होगा। बरामदा और बैठक को समूहीकृत करना चाहिए। जो बरामदा है, जैसे बरामदा है उसका बैठक हो तो इंसान बरामदे में आप बैठक में पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए। फिर परिवर्तनशीलता, आप जानते हो कि भाई परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन के बिना तो दुनिया है ही नहीं। हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी आज सामाजिक और आर्थिक स्थिति है कि नहीं, ये है कि भैया पैदा हो गए हैं, आज जो मेरी सामाजिक आर्थिक स्थिति है जीवन भर वही रहेगी, इसमें परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। नहीं, इनकम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। तो परिवर्तन प्रकृति का क्या सत्य है, ठीक है, जिसे हम सभी स्वीकार करते हैं। कल तक जो एक छोटा सा बालक था, माँ की गोदी से चिपक के सोता था, आज क्या है, वो पिता बन गया है, ठीक है। उसके बाद जिम्मेदारी आ गई है, ठीक है। तो क्या है, परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, भवन निर्माण के समय करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के ज़माने के तौर पर, आज के ज़माने के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन बदलाव को भी हमें अपने भवन निर्माण में शामिल करना चाहिए, ठीक है। अब पहले ज़माने की पढ़ाई में और आज के ज़माने में बहुत अंतर हो गया है। तो जो बच्चे का अध्ययन कक्ष हो तो उसमें ध्यान में रखिए कि क्या क्या चीज़ की उसे व्यवस्था पड़ सकती है, क्या तो उसके अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। ये नहीं पहले के अकॉर्डिंग जो बनता रहा सिर्फ वो आज भी वही वैसा बनता रहा, नहीं। आज के ज़माने में क्या चेंजेस आ रहे हैं मकान बनाते, उन सबका ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक है। आने जाने का रास्ता, बिल्कुल सही। देखिए, भवन निर्माण करते समय आने और जाने का ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कमरों में स्वतंत्र रूप से आने और जाने का रास्ता नहीं होने से एकांतता भंग हो जाती है, ठीक है। कि भैया पता चला एक ही कमरा, उसी से सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई चुपचाप कोई काम करना चाहे कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, गैलरी, हॉल या छोटा सा बरामदा बना ले, ठीक है। बना देने से क्या होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से लाया जा सकता है। जैसे कोई इंसान है, अचानक कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अपने कमरे में, कोई रिश्तेदार आ गया है घर में, समझ लीजिए थोड़े कमरे हैं, तो क्या करेंगे, कम से कम ऐसा बरामदा बना लीजिए जहाँ पे वो आए, उनको बैठा लिया, बच्चा पढ़ रहा, उसे डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आने और जाने के रास्ते छोटे होने चाहिए जिससे कि अधिक चक्कर नहीं लगाने पड़े और रास्ते घुमावदार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आने जाने का रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं घुमावदार है, चक्कर पे चक्कर काट रहे पहुँचने, सीधा सीधा रास्ता हो, किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। और कोई मेहमान भी आ जाता है तो अगर घर में पूरे परिवार में कोई भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है या कोई अपना काम कर रहा है, उसे डिस्टर्ब ना हो। घर का एक सदस्य निकलता है, उन्हें रिसीव करता है, उनसे बातचीत करता है, ज़रूरत हो तो अंदर से बाहर किसी को बुला ले, ठीक है। पर ये नहीं आने जाने का एक ही रास्ता है, उसमें कोई दूसरी सुविधा ही नहीं है, नहीं, आने जाने का रास्ते का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके स्थान योजना के सिद्धांत, ठीक है। आंतरिक और आवासीय डिजाइन यूनिट 6 था ये। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।